आज शामिक से बहुत महत्वपूर्ण चीज पे बात करनी जरूरी हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये वीडियो पे बात की थी कि यूएस का जो स्पाई नेटवर्क है वो कैसे इंडिया में बस्ट हो रहा है, और ये लाखों लोगों ने देखा, बहुत वायरल हुआ। जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख चुके हैं। ये मुझे याद सीजेपी प्रोटेस्ट के समय नहीं आया, फॉरेन फंडिंग की बात भी नहीं करने आया, एफसीआरए की बात भी नहीं करने आया। बात करने आया हूं किस किस तरह के प्रेशर चलते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री की वीडियो जो पेपर लीक के बारे में बात कर रही है वो एकदम से इंडिया से गायब हो जाती है। अब सोशल मीडिया में कई पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि वीडियो को आपने बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया, जो लोगों ने कहा सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ, 1000 फॉलोअर्स हैं और मिलियन व्यूज हो गए। दूसरा ये होता है कि आप किस तरह लोगों की आवाज दबा दें। अब भारत सरकार क्या इस पे नरम है, तभी ये हो पा रहा है। अब कहा जा रहा है ग्लोबल हेड को समन किया गया है। यूरोप तो बहुत सख्ती से लेता है क्योंकि है तो अमेरिकन कंपनी, और इस बारी जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो भी गवर्नमेंट प्राइमा फेसा रिजेक्ट कर रही है। पर कभी बहुत कड़े कदम सरकार ने इन जायंट्स के ऊपर लिए नहीं। चाइना के ऊपर लिए थे, टिकटॉक पे लिए थे, इन जायंट्स पे कभी नहीं दिए। पर शामिक जब बात कर रहे थे कि भारत के ऊपर प्रेशर, वो ट्रेड के बारे में बात कर चुके हैं, जियो पॉलिटिक्स कर चुके हैं, उसके अंदर जो एक्टिवली भारत के अंदर अनरेस्ट होता है और जो उनके एजेंट्स हैं, चाहे वो स्पाई हो चाहे उनकी कंपनीज हो, उस पर थोड़ा पर्सपेक्टिव पे हम बात आज शुरू कर रहे हैं। फिर एक दो मुद्दे ईरान के अंदर जो हो रहा है उस पर हम जाएंगे। थैंक यू शामिक फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मेटा ने जो किया प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज के साथ और इंस्टाग्राम पे भी, वो मेरे हिसाब से एक वार्निंग शॉट था, शॉट अक्रॉस द बाउ। आप लोगों को दो तीन चीजें मैं आज बताऊंगा जो नॉर्मली लोग शायद नहीं जानते। यूएस में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग द वन वी आर स्पीकिंग ऑन नाउ, इनका बहुत ही गहरा संबंध उनके अदृश्य या गहरे राज्य से है। Many of the technologies were discovered by military and handed over to the private sector to develop. यानी कि सामरिक जो रिसर्च होता है, उस शोध से निकले हुए जो इनके सार होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है और उससे ये सारे तंत्र क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि देखिए, हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं उस तरह से जुड़ने के भारतवर्ष में, जैसा यूएस ने पूरे विश्व को दे रखा है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह 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 वगैरह। चाइना ने, इसमें देखिए आत्मनिर्भरता की बात भी आ जाती है। आत्मनिर्भरता केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता आपके जो मीडिया के स्रोत हैं, जनसंपर्क के जो स्रोत हैं, उसमें भी होना चाहिए, उसके निहित टेक्नोलॉजीज में भी होना चाहिए। और ये काम चाइना ने बहुत अच्छी तरह किया है। और भारतवर्ष अभी तक हमारे जो निवेशक हैं या हमारे जो उद्योगपति हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया है। दो तीन कोशिशें अवश्य हुई हैं कोविड के समय, एक दो कोशिश हुई, लेकिन वो ज्यादातर सफल नहीं हुई। अभी एक अराट्टाई बोल के व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट आया था, मैंने भी उसको सब्सक्राइब किया था, लेकिन हम में से कोई खास उसको यूज नहीं करता है। तो वास्तविकता यह है कि जब तक हमारे पास हमारे खुद के ऐसे जनसंपर्क और सोशल मीडिया के साधन नहीं होंगे, तब तक हमें बहकाया भी जाएगा और हमको धमकाया भी जाएगा। तो ये एक तरह से जो भारत सरकार का जो रिएक्शन है वो इसलिए है क्योंकि ये एक धमकी ही तो है कि ओहो हो, हमसे गलती हो गई। पर ये उनको बताया जा रहा है कि देखो, हम कभी भी आपको बंद कर सकते हैं। आप रीच आउट करना चाहते हो ना, लोगों से संपर्क करना चाहते हो ना, हमारे थ्रू ही तो करोगे, घूम फिर के तो आपको इसी मंदिर पे आना है। तो ये बताया गया। और दूसरा, कई चीजों पे भारत सरकार ने थोड़ा थोड़ा नकेल कसना स्टार्ट किया है पिछले 3-4 वर्षों में। मैंने पिछले उस पॉडकास्ट में जिसकी बात अवीश कर रहे थे, उस पॉडकास्ट में बताया था कि यहाँ पे जो गुप्तचर गतिविधियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हमने बॉर्डर पे देखा, लोग बाग पकड़े गए हैं वगैरह जो था। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है, हमने कहा था कि ये लोग अपने नेटवर्क्स को फिर से एस्टैब्लिश करने आए थे। पर क्या वो केवल नेटवर्क्स थे या सोशल नेटवर्क्स भी थे, या सोशल नेटवर्क्स जिसके ऊपर इनका कंट्रोल है उसको यूज करके ऐसे सीजेपी जैसे आंदोलन खड़ा करना था? क्या ये एक उद्देश्य नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजें सोचने की बात है।
पर अब जो लगता है भारत सरकार ने इसका संज्ञान बिल्कुल लिया है, काफी गंभीर रूप से लिया है, और इन्होंने जो अपने अटपटे से आई वुड से हल्के फुल्के जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी गई है उसको नाकार दिया। वो बोला कि भैया इससे होने वाला नहीं है, आप आके हमसे मिलिए और इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हम इंसिस्ट करते हैं कि एप्पल को अपना कोड शेयर करना पड़ेगा, आप फेस टाइम करके छुप नहीं सकते। व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो हम उसको देख सकते हैं। हाँ, आपका प्राइवेट लाइफ और ये वो सब ठीक है, पुलिस उसमें नहीं दखल देगी, लेकिन जो गुप्तचर विभाग हैं देश के, जो सुरक्षा विभाग हैं, वो देख सकते हैं। तो हमने इंश्योर किया था। उसका एक और कन्वर्स ये भी है कि आप इसको अपने मर्जी से बंद करना, चालू करना, कुछ लोगों को बढ़ावा देना, एल्गोरिदम्स यूज करना, इस पे भी रेगुलेशंस होने चाहिए और इस पे भी हमारा एक मॉनिटरिंग रहना चाहिए। और उस दिशा में मुझे अब लगता है सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, तो ये इसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल आप ये देखिए कि जैसे आपने बोला प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे आए, लोगों को डायरेक्टली रीच आउट किया। आप एक तरह से वो ग्लिच हो गया, गलती हो गई, गलती से सॉरी माफी, वो तो हमें पता ही है। हम स्कूल में हंसते थे अपनी मर्जी करी जाओ और सॉरी बोली जाओ। यू नो दैट यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी। इट कैन नॉट वर्क विद डीलिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब आप ये मैसेज भी दे रहे हैं कि सेंसिटिव समय पे हम आपकी आवाज बंद कर सकते हैं, जो आपने बोला इट्स अ वार्निंग शॉट। तो ये एक अब तो नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से भी देखना पड़ेगा। लोगों को बढ़ाते हैं क्या, वो गेम्स खेलते हैं, किस विचारधारा को दबाते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, तो बहुत देर से चलता आ रहा है। इसके बारे में तो इतने सालों से बात हो रही है पर सीरियस नहीं हुआ। पर वो एम्बोल्डन होके अब वो टॉप पे जा रहे हैं। आप ट्रम्प का भी देखिए, अगर इंटरेस्टिंग बात है कि अब वो ट्रुथ सोशल क्यों लॉन्च किया, क्योंकि अंडरस्टूड के वो तो फिर बाद में ट्विटर को टेक ओवर कर लिया एलॉन मस्क ने, जो उनको सपोर्ट में आ गए। ही रियलाइज्ड कि भैया ये मीडियम ही फेयर नहीं है। अगर ये मीडियम को मैं पसंद नहीं हूं तो ये मीडियम मुझे बोलने ही नहीं देगा। और यूएस में रहते हुए यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट को उन्होंने बैन कर दिया था। उसमें सिटिंग प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, बैन किया था, चुनाव हार गए थे, या फॉर्मर थे, आई थिंक बॉर्डर लाइन पे थे। तो उस पे जब वो एक्शन करने की क्षमता दिखा सकते हैं तो, और इतना पक्षपात कर सकते हैं, तो आप सोचिए भारत में गलत समय पे वो कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है। वी शुड नेवर टेक दिस एज लाइटली एज वी सीम टू टेक इट इन भारत। इसमें 3 चैलेंजेस मैं देखता हूं उनके तरफ से। हमारा क्या चैलेंज है उस पर मैं आता हूं। 3 चैलेंज में से सर्वाधिक मेरे हिसाब से है राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि इनके पास इतना डेटा है सब पे, आप पे, मुझ पे, हर एक पे, कि वो किसी को भी, किसी तबके को भी, किसी भी ग्रुप को मैनिपुलेट करने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या गतिविधियां कर रहे हो, किसके साथ क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हो, सब उनको पता रहता है, कुछ भी गुप्त नहीं रहता। दूसरा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक पहलू है। दूसरा है कि आप एक देश में अगर रेजिम चेंज करना चाहो या उसमें अस्त व्यस्त करना चाहो वहां के तंत्र को, तो ये तो सबसे बढ़िया माध्यम है। इससे बढ़िया माध्यम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे नवयुवक, सारे मध्य वयस्क, सारे बूढ़े लोग भी अब इसी पे आए। मेरे पिताश्री से लेके उनके जो पोते पोतियां हैं, सब इस पे हैं। तो ये वो माध्यम बन चुका है जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसको आप कभी भी बंद करने की अगर धमकी दे सकते हो तो इसका मतलब आपका राष्ट्र जो है वो एक तरह से इनका सामंत राष्ट्र बन चुका है। इस मामले में सामंत राष्ट्र बन चुका है। और सामंतवाद का एक पहलू ये होता है, पहले क्या होता था, सामंतवाद जो हमारे देश में सामंतवाद नहीं था, अलग पद्धति थी। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। वहां पे उन लोगों ने रिलीजन को यूज किया सामंतवाद को बढ़ाने के लिए, वहां से उनको लेजिटिमेसी मिली। रिलीजन के बाद उनके पास ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आ गई। पहले नेशनलिज्म आया, फिर उन्होंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब चालू किया। फिर उनमें द्वंद्व हुआ, 2 विश्व युद्ध हो गए। विश्व युद्ध के बाद इनके पास आई मीडिया, मॉडर्न मीडिया, टेलीविजन मीडिया। अब टेलीविजन मीडिया के बाद वो ये सब अब प्रस्तर युग के लगते हैं। अब आ गया आपका डिजिटल मीडिया, जो आपके घरों में, आपके बाथरूम के तक अंदर घुसे हुए। तो हमें ये चेतना चाहिए कि ये इसका इतना परवेजिव, एकदम स्प्रेड आउट है इसका इन्फ्लुएंस, कि अगर हमारे देश के पास उसका एक विकल्प नहीं है तो आप हमेशा बैकफुट पे रहोगे हर मामले में। तो विकल्प अगर क्रिएट करना है, अगर हमारे उद्योगपति और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काबिल नहीं है, तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा।
चीनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वहां के लोगों ने उनके जो ये सारे उनके यहाँ पे जो चलता रहता है बाइडू वगैरह, ये सब उन लोगों ने क्रिएट किया। तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास तकनीकी क्षमता तो है। जो हमारे पास मेरे ख्याल से थोड़ा अभाव है, लेकिन उसका पूरन हम कर सकते हैं। यूएस में इतनी वो छटाई चल रही है जॉब्स की, वहां से ले आओ, लोगों को यहाँ पे लगाओ। जो हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उसमें हमारी पारंगत अभी यहाँ पे भारतवर्ष में हासिल नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत कम बनाते हैं। दूसरा है आपको मार्केटिंग कैसे करना है, उसका यूजर इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए, ये सब चीजें जो हैं। और इसमें जेनजी को लगाओ ना, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं इन चीजों में। ये मैं इसको कहता हूं, हम एक मिमेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सोसाइटी जो मीम पे चलती है, तो मेमेटिक सोसाइटी में आपको वो वैसा ही माध्यम आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसमें बड़े सारे आइडियाज हो सकते हैं, उसको हमें प्रमोट करना है, नंबर 1। नंबर 3, पहले मैंने 2 बता दिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और ये। नंबर 3 जो है वो है हमारे पास जो डेटा है ना, ये पूरे विश्व में यूनिक है। तो हमारे पास एक लेवरेज है। क्योंकि भारतवर्ष में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हर तरह के, हर किस्म के, हर आइडियोलॉजी के, हर सोच के लोग मिलेंगे, हर भांति के लोग मिलेंगे। तो ये एक डेटा माइन है इनके लिए। इसी के बेसिस पे वो अपना एआई बना रहे हैं। उनका जो एजीएसआई बन रहा है, जो एजेंटिक एआई नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका जो जेनरेटिव एआई है, एलएलएम बेस्ड मॉडल्स हैं, उसका तो पूरा फीड भारतवर्ष पे वो उसको एक्सपेरिमेंट कर करके उसको बना रहे हैं। तो हमारे सरकार को इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि हम कितना बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं, वो छोड़ नहीं सकते। तो उस चीज को लेवरेज करके हमको इनको रेगुलेशन के दायरे में लाना पड़ेगा। और जो डेटा है, एक तो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो सर्विस, और जो डेटा आप ले रहे हो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो और उसका कर क्या रहे हो। अगर हमारे यहाँ पे काम करना है तो हम कर सकते हैं, ये हमें करना ही पड़ेगा। यूरोप में होता है, मैं आपको बता दूं, यूरोप इज हेवीली रेगुलेटेड, और यूरोप में ये सारे रेगुलेशंस हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भैया? नहीं, मैं आपको एक बात जोड़ देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, ये नेटफ्लिक्स टाइप पता नहीं कौन से आप मूवीज देख के आते हैं, जो आर्गुमेंट करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे। वो क्या कि प्रोटेस्ट जब हो रहे थे सीजेपी के, कि पुलिस के पास कैमरा क्यों था? ठीक है, इन एनी प्रोटेस्ट टेल मी विच कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे वायलेंस हो कैमरा नहीं होगा पुलिस के पास? बट आप ब्यूटी देखिए, ये बोलते हैं कैमरा है तो इससे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स के वो आइडेंटिफाई हो गए। वैसे तो भैया जो एक्चुअल स्टूडेंट्स वहां थे, उनके लिए भी सेफ्टी इसी बात में है कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स को पुलिस वीड आउट करे। ठीक है, नहीं तो आप बोल देंगे जी पुलिस ने किया ये, और जो पुलिस की तो है ये करने की। बट जो मैं बात पे आना चाह रहा था, हम फेसबुक ये नहीं है, पूरा एक दुष्ट प्रकरण नहीं लगता आपको ये पूछना कि कैमरा क्यों है? मुझे फेसबुक आने दीजिए। ये पूरा आर्गुमेंट अब चल रहा है और कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। लेट्स सी व्हाट द कोर्ट डज, के वहां पे कैमरास क्यों थे पुलिस के द्वारा? प्राइवेट लोगों के कैमरा हो सकते हैं, पुलिस के कैमरा क्यों थे? जैसे पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट आपने एक पिटीशन देखी है इन सब इंटरेस्ट ग्रुप्स की कभी बोलते हुए कि फेसबुक के पास डाटा क्यों है, इंस्टाग्राम के पास डाटा क्यों है, which is 1000 times more intrusive than the data by any government agency possibly can be, because government does not know your browsing habits। और कुछ नहीं बोलता मैं, गवर्नमेंट डज नॉट नो, जब आप अकेले रूम में हैं आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन सी साइट पे जा रहे हैं, कौन सी पे नहीं जा रहे, कहाँ पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रिप प्लान नहीं कर रहे, कहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, आपकी पोटेंशियल थॉट दे नो। सरकार तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इट माइट गेट टू नो, इनकी है। पर उसके अगेंस्ट कभी कोई आके बात नहीं करता कि भैया इतना डाटा इनके पास जा रहा है, बट सरकार को रोकना चाहते हैं। दैट मीन्स जो मेरा है कि इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है विदेशी एजेंसीज आपका डाटा लेके जा रही हैं। तो इनको ये दर्शाता है कि इनका अलाइनमेंट किसके साथ है, फिर किसके इंटरेस्ट को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में इस वक्त 5.2 बिलियन के आसपास अकाउंट्स हैं, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह सबको मिला लें तो। सीआईए के पास हर एक अकाउंट होल्डर का हर डिटेल मौजूद है। भारतवर्ष में आई थिंक देयर आर अबाउट 800 मिलियन सच अकाउंट्स। 800 मिलियन पूरा नहीं है ऑब्वियसली, 800 मिलियन लोगों के बारे में सब कुछ पता है उसको। आपके, मेरे, ईश के हर एक का एक फाइल खुला हुआ है उधर।
हम लोग शायद उनके नजर में आते नहीं है, जब आएंगे तब आएंगे, और जिस दिन आएंगे हमारा सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने है। ये स्थिति है, ये भयावह है। जिस दिन वो चाहेंगे सब आ जाएगा उनकी नजरों के सामने। एनीवेज ये तो एक डेवलपिंग चीज है कि जैसे, क्योंकि स्पाई का मैं फॉलो अप करना चाहता कि स्पाइंग सिर्फ फिजिकल एसेट से नहीं हो रही, इस तरह जितनी हो रही है वो उतनी ही स्पाइंग एंड डिस्टेबलाइजेशन वर्क, वो सिर्फ काइनेटिक एक्शन नहीं, ये भी तो हो रहा है ना, लोगों को उकसाना, सोशल मीडिया को यूज करना, एल्गोस चलाना, ठीक है ना, यही लोग यही तो करते हैं जी। शामिल, अब डिस्टेबलाइजेशन की बात करी तो पूरा वर्ल्ड डिस्टेबलाइज्ड हुआ है। जो ईरान का एक टेम्पररी ग्लिच लग रहा था, हमने उसकी इतनी बारी बात करी, आप तो खैर कंसिस्टेंट थे कि कोई समझौता नहीं हो रहा, यू आर वेरी ऑडियंस ने भी देखा है, यू आर वेरी कंसिस्टेंट ऑन दैट। बट अब तो इतनी देर हो गई है कि लोगों ने बात करनी भी छोड़ दी है। इट्स बिकम द न्यू नॉर्मल। हाँ, ये तो होना ही है, बट इट इज नॉट द न्यू नॉर्मल, क्योंकि एक नया ट्विस्ट आ गया है इंडियंस मर्चेंट नेवी में, बिकॉज वी आर अ यंग पॉपुलेशन। हर कंट्री, हर फ्लैग, हर मर्चेंट नेवी में है। अब ये जब यूक्रेन अगर हमला करेगा ईरान के ऊपर या किसी वेसल के ऊपर, तो वहां पे मर्चेंट नेवी में इंडियन हो सकते हैं। ईरान काउंटर करेगा तो इंडियन हो सकते हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन है, इसके अंदर एक बात जो डेवलप कर रही है वो ये है कि समझौता ना होने के बहुत रीजंस हैं। वन प्रोमिनेंट रीजन इज नेतन्याहू ट्रंप के बीच में जो साइलेंट वॉर बोली है या ओपनली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ईरान पे आने से पहले कुछ नेतन्याहू ट्रंप में समझौता हो पाएगा कि भैया एक पार्टी तो माने, बिकॉज ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल है। हाउ कैन देयर बी अ समझौता इफ यूएस इजराइल आर नॉट ऑन द सेम पेज? क्या चल रहा है उसके अंदर? मुझे दो तीन चीजों को अनपैक करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा मुझे 5-10 मिनट वक्त दीजिए उसके। तो पहले तो मैं सबको ये बता दूं कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका में एक स्थिति सेम है, वो ये है कि दोनों देश इलेक्शन की दिशा में जा रहे हैं 3 महीने के अंदर। नवंबर 1 को यूएस में कांग्रेस का इलेक्शन है और इजराइल में नए प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए नेसेट का, मतलब उनके पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ठीक है। अब इस संदर्भ में मैं आपको यह बता दूं कि दोनों में एक और समांतरल बात है, वो ये है कि नेतन्याहू का रेटिंग जो है वो अभी 33% चल रहा है। और सबसे पॉपुलर जो चॉइस है प्राइम मिनिस्टर का, यही नाम याद रखिए आप, इनसे हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात है। भारतवर्ष ने एक चीज बहुत अच्छा किया है कि इजराइल में जितने भी सारे दल हैं मल्टी पार्टी बेसिस पे, सबके साथ बड़े अच्छे संपर्क बना रखे हैं, चाहे वो लेबर हो, लिकुद हो, यशर हो। यशर पार्टी के जो नेता है उनका नाम है गादी आइजेनकॉट। ये नाम याद रखिए आप लोग, क्योंकि 43% एंड क्लाइंबिंग लोग कह रहे हैं कि ये अगला प्रधानमंत्री हमारा चॉइस। गादी आइजेनकॉट, उनके बारे में थोड़ा बता के मैं बता देता हूं यूएस और इजराइल का चल क्या रहा है। गादी आइजेनकॉट जो हैं, ये पहले इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगर बेंजामिन नेतन्याहू एक राइट विंग और क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव हार्डलाइन लीडर है, तो गादी आइजेनकॉट इज नेतन्याहू सुपर प्रो मैक्स। मोदी योगी हार्डकोर से भी हार्डलाइन है। मोदी योगी खेल रहे हो आप। मोदी जाएगा बिल्कुल मोदी योगी जैसी बात है। और गादी आइजेनकॉट ने एक डॉक्ट्रिन लगाया था, मेरे जो जाट भाई हैं वो ये ना समझे कि उनके बारे में बोल रहा हूं। इस डॉक्ट्रिन का नाम दहिया है, दहिया डॉक्ट्रिन। दहिया डॉक्ट्रिन क्या है मैं आपको बता दूं, वो काफी भयानक है। उसमें क्या था कि 2006 में लेबनान की तरफ से इजराइल पे बड़े अटैक्स हो रहे थे, हिजबुल्लाह तब नया नया चढ़ा था। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हिजबुल्लाह का एक गढ़ था, इट वॉज कॉल्ड द दहिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेरूट, ठीक है। उन्होंने डिसीजन लिया इसको पूरा फ्लैटन कर देंगे, और वही हुआ। पूरा डिस्ट्रिक्ट अबाउट 12 स्क्वायर किलोमीटर्स वाज फ्लैटेंड एंड 1000 पीपल डाइड अकॉर्डिंग टू इजराइल, बट प्रॉब्ली मल्टीपल मोर। और उसके बाद वहां से चूं तक नहीं हुआ। यही डॉक्ट्रिन उन्होंने गजा में भी अपनाया है। और आप लोगों को शायद पता ना हो, पर गादी आइजेनकॉट नेतन्याहू के ही कोalition कैबिनेट में, ये जो अभी अक्टूबर 7 का वो हुआ हादसा, उसके बाद उन्होंने एक कोalition सरकार बनाई थी। उसमें गादी आइजेनकॉट वाज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और उनका काम था वॉर स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो माने जाते हैं एक हार्डलाइन सशक्त और प्रबल वॉर स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से। तो गजा को फ्लैटन करने का आइडिया इनका था। ओके, ये है नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट। ईरान के संदर्भ में उनका क्या कहना है कि अगर हम इनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिग्रेड करके उस पर फिजिकल कब्जा नहीं कर सकते, तो ईरान को ही फ्लैटन कर दो। ये एकमात्र लीडर जिसने ओपनली ये कहा है।
फ्लैटन कर दो, openly saying flatten Iran. फ्लैटन कर दो, फ्लैटन कर दो, But that shows ना शायद रहेगा Iran बांस, instead of ना बजेगी बांसुरी। I want to add on this that shows कि क्योंकि आप ईरान के अंदर की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता हमारी ऑडियंस में बहुत लोग वो फॉलो कर रहे होंगे, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम टू हियर दिस, कि कई बारी वॉर फटीग हो जाता है तो पीपल आफ्टर वॉर इलेक्ट समबडी हु इज गोइंग टू स्मोक द पीस पाइप, ठीक है, शांति की तरफ, बट इजरायली माइंड इज गोइंग मोर राइट। हाँ, वो इज गोइंग मोर राइट। That is very interesting because usually चर्चिल जैसा व्यक्ति वर्ल्ड वॉर 2 मैं उसके कारण बता देता हूँ, मैं उसके कुछ कारण बता देता हूँ। हाँ, उसके कारण बता देता हूँ, फिर बेन्यामिन नेतन्याहू के ट्रिप के बारे में बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। कारण ये है कि नंबर 1, इनके कितने लोग मरे थे? 1400 के आसपास, ठीक है। मैं वो हॉस्टेजेस जो मरे थे उनको भी गिन के बोल रहा हूँ। और उसके बाद से कितने इजरायली सोल्जर्स मरे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में जो उत्तर और पश्चिम की दिशा में चल रहा है? ऑलमोस्ट 2500, यानी दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर पीपल देन दे लॉस्ट इन दैट अटैक। ओके, नंबर 1 ये। तो जो जनता है, बाय द वे, इजराइल में 2500 लोग मरना हमारे देश में 2.5 लाख लोग मरने के बराबर है। आप लोग याद रखें कि उसका पॉपुलेशन 9.5 मिलियन है, हमारा पॉपुलेशन 1500 मिलियन है, यानी 150 गुना ज्यादा। आप परसेंटेज टर्म्स में बोल रहे हैं, 2500 into 150 कर लो जी, कि उनको इम्पैक्ट करता है ना, हर घर पे कोई ना कोई। तो 2500 लोग तो मरे हैं, जितने वो वुंडेड हुए हैं वॉर में, उसकी संख्या उसका 10x है। सो ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इन इजराइल हैज बीन अफेक्टेड। सो लोग जो है एकदम यूनाइटेड है कि हमें इसको खत्म करना है हर हालत में। जो व्यक्ति खत्म करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, वो उसको हम चुनेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब गादी आइसेनकोट के दूसरे जो बयान है उसको भी सुन लेते हैं। नंबर 1, उसने ये कहा है कि यूएस के साथ हमारा स्पेशल रिलेशनशिप रहेगा डिप्लोमेटिकली एंड इन डिफेंस, बट हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन हम भारत वर्ष जैसे देशों के साथ मिलिट्री अलायंस बढ़ाएंगे, काउंटर इंटेलिजेंस अलायंस बढ़ाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी उधर करेंगे। अब बेन्यामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। नेतन्याहू भी कर रहा था ना यार, नेतन्याहू भी तो इसी दिशा में था। तो दैट मींस मैं कह रहा हूं उस पॉलिसी का जनक कौन है? ही इज नाउ फॉलोइंग व्हाट दिस गाय इज सेइंग। दिस इज नंबर 1। तो अब हम कॉन्टेक्स्ट पे आइए कि ये घर पे चल रहा है, उनके अनपॉपुलर हैं, जो लीडर एक्चुअली इज नाउ डिक्टेटिंग द एजेंडा, उसी का एजेंडा लेके लगभग वो यूएस में गए हैं। यूएस में जाते ही बेन्यामिन नेतन्याहू ने 2 टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दिया, एक फॉक्स पे दिया जो राइट विंग है, और एक CNBC 18 पे दिया, ठीक है, 18 नहीं, वहां पे जस्ट CNBC और फॉक्स पे दिया। दोनों जगह उन्होंने क्या कहा, उनको पूछा गया कि आप न्यूक्लियर एसेट्स का क्या करोगे, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं ईरान के, तो आप क्या करोगे? कहते एक ही चीज कर सकते हैं, फिजिकली जाओ और उसको लेके आओ। ये आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा इस पे मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं गोल गोल घुमाऊंगा। लिटरली ही सेड इट इन एज मेनी वर्ड्स, आई विल जस्ट डिफ्लेक्ट, आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन। उसके बाद ये जाते हैं व्हाइट हाउस, ट्रंप के साथ उनकी 3-3.5 घंटे की बैठक होती है। अब ट्रंप जगह कैसे रहा मुझे पता नहीं, लेकिन उतना लंबा उनका चला। उसमें प्रेस ब्रीफिंग आया, प्रेस ब्रीफिंग में आई विल नॉट टेक दिस डिग ऑन ट्रंप। स्टैमिना तो है, जो रोगन के साथ बैठ के पॉडकास्ट बंदे का, देखो 80 साल के आदमी में इतना स्टैमिना, वी मस्ट अप्रिशिएट। वो जैसे भी वो 2.5 साल पहले की बात है, अब वो 81 साल का हो चुका है। सॉरी, मैं इसे लाइट थोड़ा सा जा रहा हूं, क्योंकि बर्गर खाए जाए, वो कोक पिए, स्टैमिना है भाई बंदे में, स्टैमिना नहीं स्टैमिना देखो वो ठीक है, उस पे नहीं जाते, तो डाइग्रेस हो जाएंगे, लेकिन उसका कॉग्निटिव डिक्लाइन व्हिच गोस विद स्लीपीनेस एंड ऑल, वो इंक्रीज हो रहा है। एनीवे, पॉइंट वो नहीं है। 4 पॉइंट निकल के आए उस प्रेस ब्रीफिंग में, और 5 और 6 मैं बता देता हूं जो का नहीं कहा गया। 4 पॉइंट ये है। नंबर 1 कि वी आर अलाइंड on degrading nuclear and missile assets of Iran, but we disagree on scope of engagement. यानी हम किस प्रबलता से इस पे आक्रमण करेंगे, उस पे डिसएग्रीमेंट है। We are still talking. Number 2, regime change. Israel wants regime change. Trump is not in favor of regime change. Number 3, टर्की को ट्रंप ने 6 F-35 देने की बात करी और बोला अप टू 100 हम दे सकते हैं उनको। उस पे इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक तीव्र प्रोटेस्ट किया, तो ट्रंप का सीधा जवाब आ गया, हम जिसको मर्जी जो मर्जी बेचेंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। अब ये हो सकता है कि ये एक दबाव डालने के लिए प्रकरण हो, क्योंकि ये जो पूरा पीस डील है वो इस बात पर अटका हुआ है कि इजराइल ने अपने जो हमले हैं साउथ लेबानन में और गजा में, वो एक्शंस उसने बंद नहीं करे हैं।
जो एक पॉइंट था, एक मुद्दा था, एक मुख्य मुद्दा था उसका। तो ट्रंप उस पर दबाव डालने के भैया तुम अपना ये सब कार्यवाही बंद करो, लेकिन वो कह रहा है कि भैया मैं कैसे बंद करूं, मेरे पीछे तो इलेक्ट होने के लिए वो बंदा खड़ा है जो दहिया डॉक्ट्रिन लेके आने वाला है, तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये एक देखिए, अब उलझने देखिए, ट्रंप ऑन वन साइड उसको हेविली क्रिटिसाइज किया है रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने, और उसके जो पहले समर्थक थे मीडिया में जैसे टकर कार्लसन, बेन शपीरो वगैरह वगैरह, सबने क्रिटिसाइज किया है कि आप इसराइल का, एक दल कह रहा है कि आप इसराइल का बहुत अधिक समर्थन कर रहे हो, दूसरा कह रहा है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको पूरा ही विथड्रॉ करना चाहिए। So he's under tremendous pressure, तो बीच में फंसा हुआ है। वो तो टकर कार्लसन वर्सेस बेन शपीरो पूरा चल रहा है वहां। बिल्कुल, वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर द्वंद्व है और ये बीच में फंस गया है, बीच का बंदर। अच्छा, उधर जो गहरा राज्य है अमेरिका का, डीप स्टेट, वो डीप स्टेट उसमें इस वक्त जो टेक्नो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका वर्चस्व है। वो लोग ज्यादातर यहूदी हैं, वो ज़ायनिस्ट हैं ज्यादातर, ठीक है। उनका दबाव भी पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर, उन्होंने फाइनेंस किया था। अब लैरी एलिसन से लेके ये जकरबर्ग, फिर वो गूगल वाले, वो दोनों यहूदी हैं, ईस्ट यूरोपियन यहूदी हैं, सेटल्ड इन अमेरिका। तो ये सारे लोग जो हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर उधर जो सबसे बड़ा दुनिया का, विश्व का बड़ा फंड है, यानी ब्लैक रॉक सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड है। ब्लैक रॉक का मालिक भी वही है, मालिक मतलब जो उसको चलाता, जिसने फाउंड किया उसको, वो भी वही कह रहा है। पीछे रॉथस्चाइल्ड के वाले भी करें भैया तुम इसराइल के पीछे तो ऐसे नहीं कर सकते हो, आप इसको सपोर्ट करें। तो ये जो है ये खींचातानी भी चल रही है, लेकिन ही इज डीपली अवेयर दैट दिस एंगेजमेंट एंड द वॉर इज नाउ इंक्रीजिंगली अनपॉपुलर इन द यूएस। मैं फॉक्स को बहुत गहराई से फॉलो करता हूं, जस्ट टू सी वेयर द राइट विंग इज गोइंग इन द यूएस। आजकल मैं कमेंट्स में देखता हूं राइट विंग के लोग हंस रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया कि 1000 वर्ष का गैसोलीन अमेरिका के पास है, तो हमें तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, प्लस हमारे पास वेनेजुएला है। तो एक बंदे का कमेंट आया कि अच्छा अगर ऐसा वाकई में होता तो ये तेल जो है 5 सेंट गैलन पे बिकता, $6.5 पे नहीं। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। और तेल को आप क्या 1000 वर्षों का तेल लेके स्टोर कर सकते हो? वो तो 2 साल में डिग्रेड हो जाता है। तो लोग बेवकूफ नहीं है, उसके ऊपर लोगों का, जनता का भी प्रेशर है। आप ये देखिए जो बेल्ट मिडवेस्ट में आता है यूएस का, वही इनका गढ़ है। एक सेकेंड वो बात करूंगा। रिपब्लिकन्स का गढ़ है, दैट्स व्हाई दे आर सेट टू लूज द मेजॉरिटी इन द कांग्रेस, क्योंकि वो वहां पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ वो तेल पे चलता है, गैसोलीन पे चलता है, और उसका प्राइस बढ़ता है तो दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ दीज प्लेसेस। तो वो ये लोग बहुत ट्रंप से दुखी हो चुके हैं, तो ये भी उसको दिमाग में रखना पड़ रहा है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। अमित, मैं भी जून में यूएस में ही था, तो आप एक प्रेशर के अंदर, सबसे बड़ा प्रेशर ये आ रहा है ट्रंप के ऊपर कि इन्फ्लेशन घुस गई है ग्रोसरी स्टोर में। जो ये पूरा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है, कैस्केड नीचे तक चला गया। गैसोलीन का प्राइस, आम अमेरिकन, वहां पे मीडिया की बातें आपको ज्यादा जानते ही हैं कि मीडिया की बातें छोड़े, वहां पे आम अमेरिकन पे चेक टू पे चेक ही जीता है, उससे ऊपर नहीं है वहां पे। राइट, रिच आर वेरी वेरी रिच, पर पे चेक पे जीने वाली भी एक बहुत सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पे उनका मेडिकेड क्या है, वो पूरा एक अलग ही सिस्टम है, हाउसिंग क्या है, पूरा अलग सिस्टम है। वो इन्फ्लेशन भी घुस गई है डिपार्टमेंटल स्टोर में। जो मेजर प्रेशर आ रहा है, अगर लोगों को अपनी जेब पे महंगाई लगती है, दे डोंट वांट द वॉर। तो अब एक लॉबी वॉर से निकलने नहीं दे रही, दूसरी वो लॉबी वॉर में रहने नहीं दे रही। ये भी एक बड़ा प्रेशर आ गया है ट्रंप के ऊपर अपनी बेस के अंदर ही। ये तो सही है, उनके बेस के ऊपर प्रेशर, और मैंने कारण वही बताएं कि बेस का जो गढ़ है उस गढ़ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो ईस्ट कोस्ट में लोग हैं वो थोड़े से अमीर किस्म के हैं, उनपे भी असर पड़ता है, लेकिन वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक नहीं है। आपको जाके खाद लाना है अपने खेत के लिए, उसके लिए भी आपको वो ट्रक निकालना पड़ेगा, जिसको वो ट्रक कहते हैं। जीएमसी का मोटा सा ट्रक आएगा, उसमें तेल रहना चाहिए, फिर आप जाके लेके आओगे 50 किलोमीटर दूर से। ये वहां पे जीवन शैली है जिसपे अब बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी सेट टू लूज इट्स मेजॉरिटी इफ ट्रंप डजंट कंट्रोल दिस। तो उसके लिए युद्ध को जितना तुरंत हो सके समाप्त करना आवश्यक है। इजराइल ऑब्वियसली अड़ा हुआ है। तो ये जो मीटिंग था नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, ये बहुत ही कस्म कस्सी में था, और ये बहुत ही बड़ा एक द्वंद्वपूर्ण मीटिंग था, ये एकदम इजी नहीं था। लेकिन नेतन्याहू का दूसरा एक और कारण था वहां जाने का।
वो उसने जाके दोनों पार्टी के जो मुख्य नेतागण हैं उनसे उसने मुलाकात करी है। वहां पे उनका जो ये एक कंट्रोवर्सी भी बना चुका है टगर कार्लसन इसका, एपैक बोल के एक है, इजरायली इश्यूज को, ज़ायनिस्ट इश्यूज को प्रमोट करने के लिए एक लॉबी ग्रुप है, उसके साथ ही उसने मीटिंग करी है। तो मतलब चारों तरफ से ये एक परस्पर द्वंद्व की स्थिति है दो सरकारों के बीच में, देशों के बीच में नहीं, सरकारों के बीच में। तो इसी के लिए ये जो मीटिंग है, मैं इसको बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा हूं, क्योंकि इसके रिपरकशंस और भी हैं। मान लीजिए कि इस मीटिंग के बाद जो यूएस और इजराइल का अभी तक का कोऑपरेशन रहा है वो थोड़ा सा धीमा पड़ता है, देन इजराइल विल स्टार्ट उसने वो प्यादे ऑलरेडी जोड़ लिए हैं भारत के साथ मिलके, ये एक नया अलायंस क्रिएट होगा, एक नया मार्केट क्रिएट होगा, एंड दैट विल बी फ्रांस, इटली, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया एंड सिंगापुर। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, एंड इट इज ऑल्सो मिलिटरीली वेरी स्ट्रांग, टेक्नोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग। तो एक विकल्प बन जाता है। और अगर इजराइल को स्केल्ड अप सपोर्ट चाहिए अपने युद्ध के कार्यक्रमों के लिए, उसके लिए भारतवर्ष उपयुक्त सोर्स बन सकता है, जिसमें फ्रांस भी जुड़ सकता है। फ्रांस हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट बैक इनटू द इजरायली डिफेंस मार्केट, जो इजराइल और यूएस के रिलेशनशिप के चलते कभी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं पीछे से, तो वो हमें देखना पड़ेगा, इसका परिणाम क्या होता है उसको वॉच करने की आवश्यकता है। Whatever be the case, India will gain from it. It will be good for India. मैं भारत के पर्सपेक्टिव पे ही आना चाहता हूँ एंडिंग पार्ट में, क्योंकि जो आपने बोला कि एक तरह से अगर इसको मैं पुटिंग करूं कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो मेन कंटेंडर है दोनों प्रो इंडिया हैं इस समय, और क्या इजरायली भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो शुरू से प्रो इंडिया रहे हैं, पर इतने गंगो होने के पीछे क्या स्ट्रक्चरल रीजंस देखते हैं? क्योंकि ये नहीं है कि एक तो होता ही है लीडरशिप टू लीडरशिप, बट क्या स्ट्रक्चरल रीजंस हैं इजरायली माइंड में दैट एज अ नेशन दे नो कि हमें अब इंडिया की जरूरत है? इसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना है, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आ रही है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली विल हैव ओनली इंफॉर्मेशनल रोल एंड द ऑपरेशनल रोल विल बी विद आसिम मुनीर ऑन द न्यूक्लियर कमांड, जो किसी भी देश में ऑब्वियसली सिविलियन गवर्नमेंट के पास होता है। पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉ चेंज करके आसिम मुनीर वो ले रहे हैं। तो टर्की को यूएस प्रेशर पॉइंट बना रहा है, तो व्हाई इज इजराइल डिसाइसिवली नोइंग कि हमें इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं? इसको जरा कवर करके हम आज का एंड करते हैं। मेरे लिए दो पॉइंट हैं इजराइल के पक्ष से और भारतवर्ष के पक्ष से भी। एक है थ्रेट और दूसरा है इकोनॉमिक्स। मैं दोनों बता देता हूं। थ्रेट क्या है? इजराइल के लिए थ्रेट ऑब्वियसली ईरान है। अभी यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है और वो नेगोशिएशंस जारी हैं। इजराइल इज टोटली अपोज्ड टू इट। उसको और खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अब तो ये भी लग रहा है कि पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर हथियार पहुंचा दिए उधर। ठीक है, उस पे एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। ईरान के लोगों ने, पता नहीं उनको कहां से पता लगा, एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया जिसमें अपेरेंटली न्यूक्लियर मटेरियल था, जो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आया था। ओके, तो एनीवे पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया इज डेफिनेटली डिसाइडेड कि ईरान वाला जो सिचुएशन है, मुझे अभी अपना न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ पुराना समझौता रिवोक करके ये नया रिलेशनशिप बनाया है और अमेरिका के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपना यूरेनियम प्रोसेस करके पाकिस्तानी साइंटिस्ट को यूज करके अपना न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह उसकी वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इजराइल के लिए खतरे की बात है। ओके, मैंने अभी कहा था कि सऊदी अरेबिया उसमें जुड़ेगा, पर वो एक इकोनॉमिक्स की बात है। ये मैं थ्रेट की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। सऊदी अरेबिया के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो और ये सारा पाकिस्तान से प्रोलिफरेट हो रहा है, तो आप देखिए भारत के नेबरहुड में 3 देश होंगे जो इस्लामिक हैं, जो कट्टरपंथी हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया में अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन है तो कट्टरपंथी अभी भी। उनके पास न्यूक्लियर हथियार होना भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है। इजराइल ने डिक्लेयर किया है कि आफ्टर ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान। क्यों टर्की? ऑब्वियसली टर्की हमेशा से उनका एक राइवलरी रहा है इजराइल के साथ। Pakistan, because Pakistan is nuclear armed and Israel can't suffer any Islamic nation to remain nuclear armed, which is anyway declared. उनके मुल्ले और उनके काफी तंत्र के लोगों ने खुद डिक्लेयर किया है
कि हम तो इजराइल को हम नेस्त नाबूद कर देंगे, उड़ा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। ये सिर्फ ईरानियों ने नहीं कहा, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है यू कांट गो टू इजराइल, नॉट एप्लीकेबल टू इजराइल। सो उनको ये हमेशा याद रहता है। उन्होंने कई बार हमसे तजवीज करी कि भाई हम कर देंगे, हमें सिर्फ आप अपना बेस यूज करने दो, बाकी काम हम कर देंगे, उड़ा देंगे। तो इंदिरा गांधी ने पहले मना किया, मोरारजी देसाई को अप्रोच किया था, फिर इंदिरा गांधी को अप्रोच, सबने मना कर दिया। तो अभी उनकी आवश्यकता नहीं, हम खुद भी करने में सक्षम है। भारतवर्ष के पास जो हथियार हैं और जो क्षमताएं हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो उनको ये पता है कि भारतवर्ष पाकिस्तान को रोकेगा, मुझे ईरान को रोकना पड़ेगा और मुझे तुर्की को रोकना पड़ेगा भारतवर्ष के साथ मिलकर। तो तुर्की की घेराबंदी चालू है, ठीक है। कैसे? ग्रीस, आर्मीनिया, साइप्रस, इन तीनों को आर्म किया जा रहा है बाय इंडियंस एंड बाय इजरायलीज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर एक केस में वो हम पे घेराबंदी करते हैं तो हम इजराइल के साथ और दूसरे साथी देशों के साथ मिलकर उनका घेराबंदी करते हैं। तो ये एक गेम चल रहा है, ये है थ्रेट परसेप्शन। इसके लिए इंडिया के साथ अलाइन होना इस वक्त ज्यादा एडवांटेजेस है। जब भारतवर्ष के पास क्षमताएं नहीं थी, पावर प्रोजेक्शन कैपेसिटी नहीं थी, प्रेसिशन वेपन्स नहीं थे, तब अलग बात थी। अब अलग बात है, इंडिया हैज प्रोवन टेक्नोलॉजी इन प्रेसिशन लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स, उसके पास पावर प्रोजेक्शन है, ब्लू वाटर नेवी है। तो ये सारी चीजें जो है इजरायलियों ने स्टडी करी है, कई चीजों में उन्होंने खुद हमारी मदद करी है। सो दे हैव टू अलाइन, देयर इज नो चॉइस। ये ऐसा नहीं कि कोई चॉइस है वो जाके कल सूडान के साथ अलाइन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आता है इकोनॉमिक्स की बात, आता है जो भी इकोनॉमिक्स में मैं ये कहूंगा कि इजराइल के पास तीन चीजें हैं जो बहुत बखूबी बनाती है और जिसका एक्सपोर्ट निर्यात भी करती है। नंबर वन ऑब्वियसली मिलिट्री इक्विपमेंट, नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महारत है इजरायलियों का। इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट जस्ट मोबाइल फोन्स, देयर आर नंबर ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज। इलेक्ट्रॉनिक्स में इजरायलीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। उसका भी वो सब कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स उसका रिसर्च करना, उसको सप्लाई करना, उसके जो मटेरियल साइंस है उसमें भी महारत है। तो ये है सेकंड। और डिफेंस का एक अलाइड क्षेत्र है एरोस्पेस, उसका भी वो एक्सपोर्ट करती है। और तीसरा है एडवांस्ड कृषि। कृषि के जगत में इन्होंने तो मीट का विकल्प तक बना लिया है, जो टेक्सचर, अरोमा और हर चीज में वो मीट जैसा ही लगता है, वो तक उन्होंने बना लिया अपना शोध करके। तो इजराइल काफी एडवांस्ड है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, desalination, cheap desalination of sea water, एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। अब इंडिया जो है, एक दो चीजें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एरेबल क्षेत्र, एरेबल लैंड यानी जो सिंचाई के योग्य है, वो भारतवर्ष में है और विश्व में कहीं पे भी नहीं है। ओके, नंबर 2 पे यूएस आता है। तो भारतवर्ष के पास एट द सेम टाइम इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड नेशन। 66.5% है, यानी कि अगर 100% के ऊपर हो एक रेशियो होता है, उसका मतलब आप जितना पानी आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप खर्च रहे हो। सो यू आर डीपली डिस्ट्रेस्ड, जैसे मिडिल ईस्ट के सारे देश हैं, इजराइल भी है। लेकिन अभी 66.5% और ये बढ़ रहा है बिकॉज वी आर नॉट कंजर्विंग। हमारे पास पानी तो बहुत आता है, उसके स्रोत भी बहुत है, रेनफॉल भी बहुत होता है, लेकिन हम उसको कंजर्व नहीं कर रहे। वो सारे टेक्नोलॉजीज इजराइल के पास मौजूद हैं। नंबर 2, उसको कम से कम यूज करके कितना ज्यादा आप यील्ड बढ़ा पाओगे, वो भी इजराइल के पास मौजूद है। तो ये जो है, इजराइल इज लुकिंग एट इंडिया फॉर इट्स फूड सिक्योरिटी, फॉर फर्दर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स यूजिंग एग्रीकल्चर एज अ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। नंबर 3, मिलिट्री हार्डवेयर एंड एमिनिशन एंड स्पेयर्स इंडिया में वो धड़ल्ले से बना सकती है, हमारे पास वो स्केल है और वो किसी और देश को वो भरोसा नहीं कर सकती है। तो ये है नंबर 3। नंबर 4 जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब इंडिया में फाइनली फैब्रिकेशन प्लांट्स लग रहे हैं, हम लोग अपने सेमीकंडक्टर्स खुद बना रहे हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, कर्नाटका, ये 4 जगह प्लस गुजरात, 5 स्टेट। ये 5 स्टेट में ऑलरेडी फैब्रिकेशन प्लांट्स आइदर आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग और ऑन द वर्ज ऑफ इट अबाउट 2 years अवे। तो इजराइल को पता है कि ये जो देश है ये हमारे लिए बहुत फायदे में रहेगा, इसके साथ मिलके वी कैन डोमिनेट द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो इसलिए ये एक मिलिट्री इकोनॉमिक अलायंस होने वाला है, व्हिच मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर बोथ कंट्रीज। जी शामिल, इंटरेस्टिंग टाइम्स। कुछ लोग रोकने के लिए भारत को डेस्परेट हैं और कुछ नई अलायंसेस इजराइल के साथ। सॉरी, एक बात,
वो यूएस के अगेंस्ट हेज भी करना चाहते हैं। अब तक यूएस हैज बीन द मेन सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशन, जो इजराइल डिजाइन करती है पर यूएस मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन यूएस खुद स्ट्रेच्ड है, वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, ताइवान में इन्वॉल्व है, इधर उधर बहुत जगह, तो वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती है। सो इंडिया इज इमर्जिंग एज द ऑल्टरनेटिव। एब्सोल्युटली, कुछ नई रिलेशनशिप्स डीपन हो रहे हैं, कुछ नई चुनौतियां आ रही हैं। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा, सीजेपी देख के, जेनजी को देख के उस तरह मत सोचिए। इजराइल के अंदर एक बड़ा फैक्टर भी है कि वी आर अ यंग पॉपुलेशन विद पीपल हुम दे नीड फॉर, आजकल जापान हो जाए इजराइल हो, कौन सी पॉपुलेशन को आप लेके आते हो, वो कितनी आपके देश में असिमिलेट हो सकती है या हिंसा क्रिएट कर देगी, ये भी एक बड़ा फैक्टर चलता है। तो इजराइल को पता है गाजा से लोग कोई नहीं आते काम करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें इसमें घुस रही हैं। सो जिसके अंदर मुझे लगता है इंडियन सभ्यता जो जिस भी देश में जाती है उसकी भी रिस्पेक्ट करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू शामिक, आपने समय दिया और ये बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको हमने कवर किया। थैंक यू वेरी मच।